हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में और देखेंगे कि वास्तव में पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और इनका यूज किन कंडीशंस में होता है और क्या पहचान होती है हिंदी के वाक्यों में, जो हम पहचान जाएं कि भाई वास्तव में पार्टिसिपल्स का यूज हमको कहाँ करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि यदि आप मेरे चैनल पर एकदम नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें मेरे वीडियो को अपने मित्रों को, लाइक करें। तो लेट्स बिगिन। पार्टिसिपल्स को हिंदी में कहते हैं कृदंत। कृदंत। अब ये जो पार्टिसिपल्स को समझे हम, इससे पहले हमको क्या है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यानी हमको वर्ब के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी, तब हम समझ पाएंगे कि वास्तव में पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब जो होती है, वर्ब जिसको हम क्रिया कहते हैं, और ये जो क्रिया है इसको प्राय हम दो भागों में बांट देते हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। यानी एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक होती है इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब को हमने यहाँ पर दो भागों में बांट दी। एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट का मतलब होता है ऐसी क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार सीमित होती है, यानी जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार ये बिहेव करती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और किसी भी सेंटेंस के अंदर ये पहली शर्त है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होनी चाहिए, तभी वो एक सेंटेंस बनता है। यानी सेंटेंस कब बनता है? जब उसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, बराबर सेंटेंस। ये पहली मूल कंडीशन है किसी भी सेंटेंस की। यानी सेंटेंस कब बनेगा? जब उसमें कोई सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ए फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब ऐसी क्रिया होती है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार सीमित रहती है। सीमित रहती है कहने का मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही उसमें वर्ब हम यूज करते हैं। जैसे देखिए, कुछ एग्जांपल से आप समझेंगे इसको। जैसे सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। और देखिए आप, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। और देखिए आप, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। और देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये कुछ सेंटेंस आपने यहाँ पर देखे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये सी यहाँ पर एक वचन है, थर्ड पर्सन है और एक वचन है, और इसके अंदर ये जो क्रिया आई है उसमें एस लग गया, यानी यहाँ पर सी एक वचन है तो ये क्रिया भी एक वचन की यहाँ पर आई है। ये आई है और आई के साथ में ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इसके साथ में एस, ये एस यहाँ पर हमने नहीं लगाया। दे यहाँ पर बहुवचन है
थर्ड पर्सन है और इसके साथ ये जो वर्ब आई है वो आर आई है, यानी बहुवचन में ही आई है। यहाँ पर ही देखिए आप, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और एक वचन भी है, तो इसके साथ ये जो क्रिया आई है उसमें ये एक वचन की क्रिया यहाँ पर आई है। तो कहने का मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हम क्रिया यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी सब्जेक्ट एक वचन का है और तो वर्ब भी एक वचन की हम काम में लेंगे, और सब्जेक्ट यदि बहुवचन का है तो प्लूरल नंबर में ही हम वर्ब का यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार यूज होती है, उन्हीं के अनुसार सीमित रहती है। यानी फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार सीमित होती है। अब देखिए ज़रा नॉन फाइनाइट। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है, ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के द्वारा सीमित नहीं होती। कहने का मतलब सब्जेक्ट का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ये बिल्कुल फ्री बिहेव करती है, फ्रीली बिहेव करती है। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी वर्ब जिनके ऊपर सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़े वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है इसको और समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए आप, ही wants टू राइट, और देखिए यू वांट टू राइट, और देखिए दे वांट टू राइट। अब जैसे यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस देखे तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ही है और ही एक वचन है और थर्ड पर्सन है, तो इसके अनुसार ये जो वर्ब यहाँ पर आई है वांट्स, ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट के अनुसार सीमित हो रही है। यानी सब्जेक्ट एक वचन का है तो वर्ब भी यहाँ पर एक वचन की आई है, लेकिन ये जो इन्फिनिटिव लग के टू लग के ये जो वर्ब आई है यहाँ पर राइट, वो यहाँ पर इसमें ऐसी एस नहीं लगा। कहने का मतलब ये जो टू राइट यहाँ पर आया जो एक इन्फिनिटिव है ये यहाँ पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और सब्जेक्ट का इसके ऊपर कोई प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई हमको नहीं दे रहा। ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन है, प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर होने के कारण यहाँ पर ये जो वर्ब आई है फाइनाइट वर्ब वो भी प्लूरल नंबर के अंदर ही आई है, लेकिन ये फिर टू राइट यहाँ पर आया है। कहने का मतलब ये जो इन्फिनिटिव है जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ा है, नॉन फाइनाइट। इसी तरह ये देखिए ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है और थर्ड पर्सन है, तो ये जो वर्ब यहाँ पर आई है वांट, फाइनाइट वर्ब, इसके ऊपर इसका पूरा प्रभाव यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। यानी दे बहुवचन है तो ये वर्ब वांट आई है, यानी इसमें ऐसी एस नहीं लगा, यानी ये भी बहुवचन है। और ये जो टू राइट यहाँ पर आया है ये वैसे के वैसे ही हमने लिखा है। कहने का मतलब ये जो नॉन फाइनाइट है इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि वास्तव में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। एक चीज़ ये और जो सबसे बड़ा अंतर है कि भाई फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर जो सबसे बड़ा अंतर निकल कर के आया वो ये कि नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी इसका अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट के अनुसार सीमित नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पर दे वांट टू राइट, तो ये जो आपका टू राइट यहाँ पर आया है, कहने का मतलब ये जो नॉन फाइनाइट है इसका सब्जेक्ट दे नहीं है, दे यहाँ पर सब्जेक्ट किसका है, वांट का, यानी दे का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, वांट के ऊपर। तो हमेशा सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब का ही होता है और नॉन फाइनाइट का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ये बिल्कुल फ्री आंसर्स है। और फाइनाइट वर्ब को हम कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब का अपना अलग सब्जेक्ट होता है, अपना
एक सब्जेक्ट होता है। तो आपने देखा कि किस तरह हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वास्तव में फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब भी हम आगे जब इसको देखते हैं तो ये 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स की होती है। पहली पार्टिसिपल्स, दूसरी इन्फिनिटिव्स, और तीसरी नॉन फाइनाइट वर्ब को हम कहते हैं जीरंट। तो प्यारे बच्चों, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये किसी भी सेंटेंस में 3 तरह से यूज़ होती है, पार्टिसिपल्स के रूप में, इन्फिनिटिव्स के रूप में और जीरंट के रूप में। अब ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं इनको भी हम आगे फिर 3 भागों में बांट देते हैं। यानी ये पार्टिसिपल्स भी 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, और एक होता है आपके पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने देखा कि पार्टिसिपल्स जो होते हैं उनको भी हम आगे जा कर के 3 भागों में बांट देते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं इसको भी हम थोड़ा समझेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी वर्ब के अंदर आईएनजी लगती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे आप देखिए, जैसे प्ले प्लस आईएनजी बराबर प्लेइंग। तो ये प्लेइंग जो वर्ड यहाँ पर निकल करके आया, इससे आप बिल्कुल पूरी तरह से परिचित है। वैसे ही अपने आप में वर्ब फॉर्म को जब हम देखते हैं तो ये क्रिया की चौथी फॉर्म के रूप में हमको दिखाई देता है। और जैसे और देखिए आप, जैसे राइट, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये बन गया आपका राइटिंग। यानी जिनमें आईएनजी लगा हुआ होता है वर्ब में, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब कहलाती है। और यदि हम इसको पैसिव में व्यक्त करना चाहें तो पैसिव में जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को लिखते हैं तो बीइंग करके, और बीइंग के बाद में फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाते हैं और वो आपकी बन जाती है पैसिव फॉर्म बन जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल की। इसी तरीके से पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं ये भी आप समझो। पास्ट पार्टिसिपल अपने आप में वर्ब फॉर्म के अंदर क्रिया की जो थर्ड फॉर्म होती है, उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे प्ले देखिए आप, प्ले की थर्ड फॉर्म होगी आपकी प्लेड। तो ये प्लेड आपका यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाएगी। इसी तरह जैसे आपने लिखा राइट, तो राइट की जो थर्ड फॉर्म है रिटन, ये भी आपकी यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरीके से जैसे आप देखिए, स्लीप की थर्ड फॉर्म होगी स्लेप्ट। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि क्रिया की जो थर्ड फॉर्म होती है उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। इसको थोड़ा सा और आप इस तरह समझें, इसको थोड़ा सा ऐसे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अधिकतर पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होती है वो वर्ब में ईडी लग के या ईएन लग के या टी लग के हम उनको पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम इनकी बना देते हैं। अब हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, परफेक्ट जो पार्टिसिपल होते हैं वो अधिकतर हैविंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हम जो है परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। जैसे आप देखिए, हैविंग रिटन, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी यहाँ पर हैविंग रिटन। जैसे
हैविंग टेकन, जैसे हैविंग प्लेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई हैविंग के बाद में जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाती है नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो प्यारे बच्चों, जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव बनाते हैं तो उसको हम इस तरह व्यक्त करते हैं, यानी हैविंग करके, हैविंग बीन और बी थर्ड हम यहाँ पर काम में लेते हैं, हैविंग बीन और फिर बी थर्ड। तो इस तरीके से हम इसका परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस बना देते हैं, पैसिव वॉइस। तो हमने यहाँ पर देखा प्यारे बच्चों की ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे वर्ब को हम दो भागों में यहाँ पर हमने बांटा, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट को फिर हमने तीन भागों में यहाँ पर बांटा है, एक तो पार्टिसिपल्स होते हैं, एक इन्फिनिटिव्स होते हैं, एक जीरंड होते हैं। और ये जो आज का हमारा वीडियो है इसमें हम सिर्फ पार्टिसिपल्स की बात कर रहे हैं। तो पार्टिसिपल्स कितने तरह के होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और इनका किस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमने यहाँ पर देखा कि जब क्रिया के अंदर आईएनजी लग जाती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनते हैं? यानी क्रिया की जो थर्ड फॉर्म होती है वो अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हैविंग के बाद फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो इस तरह हमारा वो जो है परफेक्ट पार्टिसिपल्स बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ हिम रनिंग, मैंने उसको भागते हुए देखा। सेकंड देखिए, सी फाउंड द चाइल्ड वीपिंग, यानी उसने बच्चे को रोते हुए पाया या रोते हुए जो है मिला बच्चा उसको। थर्ड देखिए, आई हर्ड द वर्ड सिंगिंग, यानी मैंने पक्षियों को गीत गाते हुए सुना, सिंगिंग करते हुए सुना। यहाँ फोर देखिए आप, ए हॉर्स इज़ रनिंग, एक घोड़ा भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, रनिंग। यहाँ फिफ्थ वन देखिए, आई सा ए रनिंग हॉर्स, मैंने एक भागता हुआ घोड़ा देखा, भागता हुआ। अब देखिए सिक्स वन, द वर्क हैज़ टायर्ड हिम, काम उसको थका चुका था, यानी काम जो कर रहा था वो आदमी वो उसको पूरी तरह से थका दिया उसने, यानी काम ने उस व्यक्ति को थका दिया या काम उसको थका चुका था। यहाँ देखिए सेवन वाला, ए टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, ए टायर्ड मैन, मैन कैसा? टायर्ड, यानी एक थका हुआ आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। एट देखिए आप, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, यहाँ पर गौर करिए आप, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करने के बाद में वह ऑफिस चला गया। नाइन वाला देखिए आप, हैविंग पास्ड माई बीए, यानी मैंने मेरी बीए पास करने के बाद में आई डिड माई एमए, मैंने एमए किया। ये 10 वाला देखिए, हैविंग बीन इलेक्टेड पीएम, यानी पीएम सिलेक्ट या इलेक्ट हो चुकने के बाद ही डिलीवर्ड ए शॉर्ट स्पीच, उसने एक छोटा सा भाषण दिया। यहाँ 11 वाला देखिए आप, द स्टोलन प्रॉपर्टी हैज़ बीन फाउंड, यानी खोया हुआ धन या खोई हुई प्रॉपर्टी मिल चुकी है या मिल गई है। अब देखिए 12 वाला, बीइंग टायर्ड द ट्रेवलर ले डाउन टू रेस्ट अंडर ए शेडी ट्री, बीइंग टायर्ड, टायर्ड होने के कारण ट्रेवलर जो था वो लेट गया रेस्ट करने के लिए एक छायादार पेड़ के नीचे। अब प्यारे बच्चों, ये कुछ सेंटेंस हमने यहाँ पर देखे। अब हम इनका एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि वास्तव में ये सेंटेंस हमसे क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं, और यही समझने की बात है। तो जैसा कि हमने अब तक देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। ये पहला देखिए रनिंग, इसमें आईएनजी लगा हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर बीपिंग, यहाँ भी आईएनजी है तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। ये थर्ड वन देखिए सिंगिंग, यानी यहाँ पर भी आईएनजी वाला ये वर्ड काम में आया तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फोर देखिए हॉर्स इज़ रनिंग, यहाँ पर भी आईएनजी लगा हुआ है
तो ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। ये फिफ्थ वाला देखिए, आई सॉ ए रनिंग हॉर्स, यहाँ पर भी आईएनजी लगा हुआ है, तो ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सिक्स वाला देखिए, द वर्क हैज़ टायर्ड, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्रिया यानी बी थर्ड आ रही है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। 7 के अंदर देखिए, टायर्ड मैन, मैन के साथ टायर्ड, तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये 8 देखिए आप, हैविंग टेकन यानी जब भी हैविंग के बाद बी थर्ड आएगी तो वो हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये 9 देखिए, हैविंग पास्ट यानी हैविंग के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ रही है, तो ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये 10 वाला देखिए, हैविंग बीन इलेक्टेड, यहाँ पर हैविंग के बाद बीन और फिर इलेक्टेड और यहाँ पर आया है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और ये देखिए आप 11, द स्टॉलन प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी स्टॉलन, तो ये बी थर्ड यहाँ पर आ रही है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। 12 देखिए, बीइंग टायर्ड। तो प्यारे बच्चों, अब हम इनको ये देखेंगे कि वास्तव में इनसे क्या ऐसी चीज़ें निकल के आती है जो हमको जाननी चाहिए। तो जैसे ये आप देख रहे हैं पहला सेंटेंस, आई सॉ हिम रनिंग, मैंने उसको भागते हुए देखा, तो हम इस तरह कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जब किसी हिंदी के वाक्य में हुए, करके, कर चुकने आदि शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी बनाने में पार्टिसिपल्स का यूज़ किया जाता है, पार्टिसिपल्स का यूज किया जाता है। तो ये पहली चीज़ निकल करके यहाँ पर हमारे सामने आई, किया जाता है, क्योंकि सभी जो सेंटेंस आपके सामने ये हैं इनमें इसी तरह की ध्वनि निकल रही है। जैसे आई सॉ हिम रनिंग यानी मैंने उसको भागते हुए देखा, चाइल्ड वीपिंग रोते हुए, सिंगिंग गाते हुए, रनिंग भागते हुए, द वर्क हैज़ टायर्ड हिम, काम ने उसको थका दिया। ए टायर्ड मैन, एक थका हुआ आदमी, टायर्ड मैन थका हुआ। या देखिए इसको, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस, यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ऑफिस चला गया, तो करना यहाँ पर आ रहा है। जैसे ये देखिए, हैविंग पास्ड माई बीए, आई डिड माई एमए, यानी बीए करने के बाद मैंने एमए किया। जैसे ये देखिए, हैविंग बीन इलेक्टेड पीएम, यानी पीएम इलेक्टेड हो चुकने के बाद, तो यहाँ पर भी जो है कर चुकने या हो चुकने शब्द आ रहा है। ये देखिए 11, द स्टॉलन प्रॉपर्टी यानी खोया हुआ धन, बीइंग टायर्ड, द ट्रेवलर ले डाउन टू रेस्ट अंडर ए शेडी ट्री, तो प्यारे बच्चों, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हुआ, हुए, कर, करके, कर चुकने इस तरह के हिंदी के वाक्यों में आ रहे हों तो वो सब पार्टिसिपल्स के सेंटेंस होते हैं। एक चीज़ और नोट करने वाली, जैसे ये देखिए आप, ए हॉर्स इज़ रनिंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टिसिपल है यहाँ पर ये वर्ब का यहाँ पर काम कर रहा है, वर्ब। ये देखिए, आई सॉ ए रनिंग हॉर्स, यहाँ पर ये जो रनिंग वर्ड आ रहा है ये हॉर्स को क्वालिफाई कर रहा है। हॉर्स एक नाउन है, और जब भी कोई वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, तो ये एडजेक्टिव यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही रूप में काम में आते हैं। ये दूसरी चीज़, यानी वर्ब और एडजेक्टिव, कभी ये वर्ब का काम करते हैं और कभी ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, दोनों ही रूप में आ सकते हैं। ये एक चीज़ हमारे सामने निकल के आई। और देखिए आप, जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को पैसिव में लाते हैं तो उसके अंदर हम बीइंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और बीइंग करके उसमें बी थर्ड का यूज़ कर देते हैं। इसी तरह एक चीज़ और यहाँ पर हमने देखी कि जब भी परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव आता है तो उसमें हैविंग के बाद में बीन और शब्द आता है, और बीन के बाद में फिर बी थर्ड का यूज हम करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से पार्टिसिपल्स का यूज हम बेहतरीन तरीके से आगे अब कर सकते हैं। हम इस वीडियो को देखने के बाद में हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। जो भी डाउट हमारे अंदर थे पार्टिसिपल्स को लेकर के, आज हम उन सब को दूर कर चुके हैं कि वास्तव में पार्टिसिपल क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे होता है और पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे हम उनको फॉर्म कर सकते हैं। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कड़ी में हम जो आज हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, और उसका हमने एक चैप्टर यहाँ पर पढ़ा पार्टिसिपल्स, और अगले वीडियो में मैं इसका एक और नॉन फाइनाइट से संबंधित वीडियो लेकर के आपके पास आऊँगा। और तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखते रहें मेरे वीडियोस को। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी यहाँ पर दूंगा, आप उनको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख करके ज़रूर छोड़ें। और निश्चित रूप से करें आपकी कोई भी समस्या जो आपके सामने है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। तो कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं जो आप करिए। प्यारे बच्चों, ये कुछ एक्सरसाइज है जो आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिख के डालेंगे। जैसे वह भागता हुआ मेरे पास आया, मैंने बच्चों को तैरते हुए देखा, मॉनिटर निर्वाचित होने पर उसने सभी बच्चों को मिठाई बांटी, मैं नाश्ता करने के बाद फिर से काम में लग गया। तो प्यारे बच्चों, अब मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ और एडवांस ग्रामर के नाम से मैंने ये नई सीरीज़ शुरू की है। और इसमें सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में जो अंग्रेज़ी यूज़ होती है उसी के अनुसार मैं वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। और पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए भी मैं एक स्पेशल सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें मेरे साथ। और आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, अगले वीडियो में फिर हम एक नए चैप्टर के साथ आमने सामने होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, मेरे वीडियोस को आप जो है शेयर करें अपने मित्रों को। और सबसे बड़ी बात ये कि इस हार्ड टाइम में स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजेश शर्मा आज की इस क्लास से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।